स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रेलवे में आप अपना करियर कैसे बनाएं। रेलवे में आप ज्वाइन कैसे हो, रेलवे में आपकी भर्ती कैसे होगी, क्या क्या आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी, वो अपन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करेंगे। सारी चीज आपको डिटेल में प्रस्तुत करेंगे। सो बने रहिए लास्ट तक। देखो, भारतीय रेलवे आपका भविष्य है, हमारी जिम्मेदारी। भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा चौथा रेलवे नेटवर्क है। ये आपका यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को ये मिलता है। ये क्वेश्चन बनता है कि रेलवे, भारतीय रेलवे दुनिया का कौन से नंबर का नेटवर्क है। ये चौथे नंबर का है ना। यह भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। लाखों छात्र हर साल रेलवे में नौकरी का सपना देखते हैं, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो। इस प्रेजेंटेशन में हम भर्ती की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे। सो लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो में। सीखने के उद्देश्य हमारा, जो अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपका सीखने के उद्देश्य क्या है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। देखो, रेलवे के विभिन्न ग्रुप्स, जैसे कि आप ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, आपको समझाएंगे हम कि किन ग्रुप में क्या काम होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, वो सारी इस वीडियो में आपको कवर हो जाएगी। विभिन्न भर्ती बोर्ड जैसे कि आरआरबी, आरआरसी, यूपीएससी की जानकारी। विभिन्न विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जानना। चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न का विस्तार विवरण अपन करने वाले हैं। अगला है भारतीय रेलवे का परिचय। देखो, भारतीय रेलवे का परिचय देखो, सबसे पहले तो ये अपना भारतीय रेलवे है, ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। रेलवे को भारत की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन कहा जाता है। इसमें तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के हजारों पद होते हैं। स्थिर करियर यानी कि आपको स्थिर करियर, अच्छी सैलरी और बेहतरीन सुविधा आपको इसमें देखने को मिलती है। एक बार इसमें लग गए तो आपकी लाइफ ऐसे मान लो कि सेट ही हो जाती है। सर, पहली बात तो ये सरकारी नौकरी है, दूसरा ये परमानेंट है, तो आपको ये स्थिर करियर प्रोवाइड करवाती है। देश सेवा और गौरव का अनुभव करने का एक शानदार अवसर प्रदान करती है। अब देखो, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, रेलवे पदों की वर्गीकरण, रेलवे पदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन देखो। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये किस ग्रुप में आपको क्या पोस्ट देखने को मिलती है। देखो, आप ग्रुप ए में आपको राजपत्रित यानी कि गजेटी की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जो कि अधिकारी यूपीएससी द्वारा भर्ती। ये एक मतलब अधिकारी की पोस्ट है, जो कि आपको यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाती है। इसमें डायरेक्ट कोई एग्जाम रेलवे नहीं करवाता है, इसकी डायरेक्ट कोई पोस्ट नहीं निकालता। ये क्या है कि यूपीएससी द्वारा आप इसमें लगते हो, यूपीएससी द्वारा आपकी इसमें भर्ती होती है ग्रुप ए में। ग्रुप बी की बात करें तो आमतौर पर ग्रुप सी से पदोन्नत यानी कि प्रमोट किए जाते हो। आप ग्रुप सी से आप ग्रुप बी में प्रमोट होते हो, तो ये ग्रुप सी बी में भी आपकी कोई डायरेक्ट वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। ग्रुप सी की आपको वैकेंसी देखने को मिलती है। क्लर्क, स्टेशन मास्टर, गार्ड, ड्राइवर और तकनीकी पद, ये आरआरबी द्वारा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा आपको चयनित किया जाता है। भर्ती इनके द्वारा निकलती है ग्रुप सी की। तो इसमें ये पोस्ट आपको देखने को मिलती है। ग्रुप डी की बात करें तो ये सबसे नीची पोस्ट होती है, पोस्ट लेवल 1 की होती है ये, जिसमें आपको ट्रैकमैन की पोस्ट, हेल्पर और अन्य लेवल एक यानी कि लेवल 1 के पद आपको देखने को मिलते हैं, जो कि आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा आयोजित होती है। प्रत्येक ग्रुप की अपनी अलग चयन प्रक्रिया और योग्यता होती है। ग्रुप ए के पदों के लिए चयन प्रक्रिया। इन पदों की भर्ती यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। आईआरएमएस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की मुख्य परीक्षा, ये इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की मुख्य परीक्षा है। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है, जो कि है ग्रेजुएशन, स्नातक आप होने चाहिए, या आपके पास में कोई इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी इसके लिए आप पात्र हो। चयन के चरण क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा सीबीटी 1 होता है, फिर मुख्य परीक्षा होती है इसकी, फिर इंटरव्यू, फिर बाद में आपका इंटरव्यू, इसमें आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। ये पद रेलवे में उच्च प्रबंधन स्तर के होते हैं। अधिकारी की पोस्ट आपको इसमें होती है, अधिकारी की पोस्ट सभी इसी में ही होती है। ग्रुप ए में अधिकारी की पोस्ट होती है। अगला है ग्रुप सी। ग्रुप सी एनटीपीसी, इसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। ये इसमें देखो, सबसे पहले कि लोग, ये सबसे लोकप्रिय भर्ती है। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क शामिल, इनकी पोस्ट इसमें आपको देखने को मिलती है। योग्यता इसमें क्वालिफिकेशन, जो कि आपको कुछ पदों के लिए 12वीं पास और कुछ के लिए स्नातक अनिवार्य है ना। कुछ पदों के लिए आपको 12th पास मांगी जाती है, तो कुछ पदों के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगी जाती है। आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए। भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसमें परीक्षा किस स्टेप में होती है, सबसे पहले आपको सीबीटी 1 करनी होगी, क्वालिफाई करनी होगी, उसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो कि सीबीटी 2 कहलाती है, और बाद में आपको स्किल टेस्ट आपको देना पड़ता है, ठीक है ना। ग्रुप सी
ये देखो ग्रुप सी में आपको एएलपी और टेक्नीशियन के भी 2 अलग से पद निकलते हैं। इसमें क्या है, ये ट्रेन चलाने में ड्राइवर की सहायता करता है। एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट ये क्या करता है, ड्राइवर की सहायता करता है। असिस्टेंट का मतलब सहायक है, तो ये ड्राइवर की क्या करता है, सहायता करता है। टेक्नीशियन वर्कशॉप और मेंटेनेंस विभाग में कार्य। टेक्नीशियन का क्या काम होता है, जो वर्कशॉप है और मेंटेनेंस विभाग में ये मतलब मेंटेनेंस का काम करता है। योग्यता इसमें 10th पास प्लस आईटीआई या कोई डिप्लोमा डिग्री, इंजीनियर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको ये 2 चीजें आपसे मांगी जाती है। इसमें चयन प्रक्रिया होती है सीबीटी 1, फिर सीबीटी 2 और सीबीएटी, यानी कि इसमें आपको साइको टेस्ट, जो कि केवल एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको देखने को मिलता है। साइको टेस्ट, इसमें यह साइको टेस्ट अलग से आपका होता है, जो कि और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं होता, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपको साइको टेस्ट देखने को मिलता है। इन पदों के लिए तकनीकी ज्ञान बहुत आवश्यक है। अगला है आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, कांस्टेबल और एसआई की पोस्ट आपको देखने को मिलती है रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर। रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए समर्पित बल आरपीएफ कहलाता है। तो आरपीएफ क्या है, जो ये रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा के लिए इसकी भर्ती होती है। कांस्टेबल पद के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होनी चाहिए कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। सब इंस्पेक्टर एसआई की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है आपसे, ग्रेजुएशन पास आप होने चाहिए। चयन प्रक्रिया, इसकी चयन प्रक्रिया भी वैसी ही है जैसे कि सीबीटी 1, फिर होता है आपका शारीरिक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और बाद में आपका मेडिकल। इसमें वर्दी पहनने का गौरव और देश सेवा का मौका दोनों आपको मिल जाता है। ग्रुप डी जो कि आपकी सबसे नीचे लेवल की भर्ती होती है लेवल 1 की। इसका क्या प्रोसेस है देखो, इसमें ट्रैक मेंटेनर, खलासी है ना, खलासी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन जैसे पद आपको देखने को मिलते हैं ग्रुप डी में। भर्ती बोर्ड किसके द्वारा आयोजित की जाती है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी के द्वारा ये चयनित किए जाते हैं। योग्यता इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास या आईटीआई, आप या तो 10वीं पास होनी चाहिए या आपके पास में आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। तो ये पदों के अनुसार इसमें आपसे मांगे जाते हैं। तो मेरी एक राय है कि भाई यदि आप आईटीआई आपने कर रखी है तो आप ग्रुप डी का फॉर्म मत भरो, आप सीधा इसमें ग्रुप सी का आप पोस्ट भर सकते हो, है ना। यदि आप आईटीआई किए हुए हो, 10वीं भी आपने की है, साथ में आपने आईटीआई भी कर ली, तो आप ग्रुप सी का ही फॉर्म भरो, ग्रुप डी का आप रहने दो, है ना। फिर आपने आईटीआई ही क्यों की है यदि आपको फिर ग्रुप डी में ही जाना था। लेकिन हो सकता है कि आपको ग्रुप डी में अपने इच्छा अनुसार जाना हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेरी तो यही राय है कि यदि आप आईटीआई कर रहे हो, आपने आईटीआई है, तो आप मतलब असिस्टेंट एएलपी का फॉर्म भरो, टेक्नीशियन का फॉर्म भरो। ये क्यों भर रहे हो फिर। परीक्षा, इसमें परीक्षा क्या है कि इसमें भी परीक्षा वैसी होती है, कंप्यूटर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसमें पीटी इसमें होता है। इसमें देखो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको इसमें भी देखने को मिलता है आरपीएफ के जैसे। बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण यह सबसे ज्यादा भरे जाने वाला फॉर्म है। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में आपको देखने को मिलती है। अभी भी देखना आप, 20 का फॉर्म निकला हुआ है तो कितनी आपको भर्ती देखने को मिलेगी, कितनी पोस्ट खाली पड़ी है, हजारों की संख्या में देखने को मिलती है इसमें आपको। फैंक को परखे थे, तो आपने मैंने अब अभी तक जितना बताया आपको, उसके मैंने आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप ये मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है ना। इसके आंसर मत देखना, आप खुद देखो कि आपका दिमाग मतलब आपका ध्यान था कि नहीं वीडियो में। यदि आप अभी तक हो इस वीडियो में बने हुए हो तो आप इसका मुझे आंसर कमेंट में देना। रेलवे में स्टेशन मास्टर की भर्ती किस कैटेगरी में होती है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में, आप बताओ। एएलपी पद के लिए कौन सी अतिरिक्त, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कौन सी अतिरिक्त परीक्षा देनी होती है, टाइको या टाइप, ये मैंने आपको बताई है। ग्रुप ए के पदों की भर्ती कौन सी संस्था करती है, ग्रुप ए के पदों की भर्ती कौन सी संस्था करती है, आरआरबी या यूपीएससी। चलो बताओ, इन तीनों का मुझे कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। पात्रता मानदंड, आयु सीमा और छूट, क्या आपकी इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वो देखो। जनरली इसमें आपकी मिनिमम एज 18 से मतलब 18 से 33 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। एज आपकी 18 टू 33 होनी चाहिए, कम से कम आप 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपकी 33 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और ये पदों के अनुसार आपकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपकी मिनिमम 18 साल मांगी जाती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो 15 साल आपको देखने को मिलती है वो आपको अप्रेंटिस की आपकी होती है, जो 15 साल होती है, ठीक है। ओबीसी, ओबीसी में यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 वर्ष की छूट आप इसमें देखने को मिलती है। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल की छूट यहाँ पे रखी गई है। और पीडब्ल्यूडी और पूर्व सैनिकों, है ना, एक्स सर्विसमैन के लिए आपको यहाँ पे विशेष छूट देखने को मिलती है, जो कि नियमानुसार बताई गई है। नोटिफिकेशन के समय अपनी आयु की गणना जरूर कर ले, ठीक है ना। नोटिफिकेशन के टाइम अपनी आयु सीमा देख लेना। परीक्षा का स्वरूप यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होता है टेस्ट, ये देखो रेलवे की आधिकारिक परीक्षा अब ऑनलाइन सीबीटी होती है। पहले
मतलब अब ओएमआर वगैरह पे नहीं होती है, कंप्यूटर पे होती है। नेटवर्किंग नेगेटिव मार्किंग को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1/3 अंक काटे जाते हैं। प्रत्येक गलत अंक मतलब कि प्रत्येक गलत अंक के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग थोड़ी हार्ड आपको देखने को मिलती है। इसके कंपैरिजन में आपको आर्मी के कंपैरिजन में मैंने आर्मी का एक वीडियो बनाया है सिलेक्शन प्रोसेस का, तो उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, यानी कि 4 नंबर पे आपको 1 मार्क्स काटे जाते हैं। 4 गलत होने पे 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 मार्क्स काटे जाते हैं। लेकिन इसमें रेलवे में आपके 3 क्वेश्चन गलत होने पे आपके 1 नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये थोड़ी टफ है नेगेटिव मार्किंग। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड 1 में अक्सर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपको देखने को मिलता है सबसे पहले आपको सीबीटी 1 के अंदर। इसमें आपको केवल पास होना अनिवार्य है, यानी क्वालिफाई करना है इसको, ठीक है। इसकी कोई मेरिट वगैरह नहीं निकलती, लेकिन इसमें कम से कम पास होना अनिवार्य है। सीबीटी 2 के लिए के आधारित पर ही आपकी मुख्य मेरिट लिस्ट बनती है। तो सीबीटी 2 के अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। टाइम मैनेजमेंट है ना, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में सफलता की कुंजी है। तो भाई ये लाइन बहुत अच्छी कही है कि टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में सफलता की कुंजी है। तो ये टाइम मैनेजमेंट केवल परीक्षा की ही नहीं, आपकी लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट एक सफलता की कुंजी है। अगला है सिलेबस। तो देखो सिलेबस, इसमें सिलेबस बता रखा है। तो आपको सिलेबस तो देखो, आपने यदि 10th पास कर रहे हो तो आपको पता है कि सिलेबस में 10th में मैथ में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं। रीजनिंग रीजनिंग में क्या आता है, जनरल अवेयरनेस जीके वगैरह में, है ना। तो ये ज्यादा से ज्यादा आपको, और 12th पास में यदि आपने जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, जो आप सिलेबस के लिए बहुत घबराते हो कि सिलेबस में पता नहीं क्या क्या आएगा। तो एक बात बताओ, अभी मैंने आपको जो जो बताया था कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन तो मांगी जा रही है। उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर रहे हो। तो जिस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपको वो क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, तो आपको सिलेबस का तो पता ही है ना, क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या उसमें टॉपिक आएंगे, क्या चैप्टर आएंगे। तो फिर उसको ज्यादा पूछने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। तो ये देखो, फिर भी आपके लिए मैंने लिख दिया है कि गणित आती है, इसमें मतलब मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस और जीके, जनरल साइंस आपको देखने को मिलती है। तो ये आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं रोज लेता हूँ। तो आप देखो, मेडिकल नमक मेडिकल मानक, मेडिकल स्टैंडर्ड। तो देखो मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या है कि रेलवे में मेडिकल फिटनेस बहुत सख्त होता है। इसमें आपको A1 A2 B1 आदि इन जैसे आपको प्रोसेस स्टेप से निकलना होता है। फिर आपकी आई साइट, विशेषकर ALP और स्टेशन मास्टर के लिए चश्मा मान्य नहीं। विशेषकर असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर के लिए आपको यदि आपका चश्मा लगा हुआ तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। कलर ब्लाइंडनेस वाले अभ्यर्थी कुछ विशेष पदों के लिए पात्र नहीं होते। शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जांचा जाता है। शारीरिक फिटनेस के साथ साथ आपका मानसिक स्वास्थ्य भी जांचा जाता है। खासतौर पे ALP असिस्टेंट लोको पायलट में आवेदन करने के से पहले अपनी मेडिकल कैटेगरी जरूर जांच ले। आवेदन करने से पहले अपनी आयु सीमा और मेडिकल कैटेगरी जरूर जांचें। अगला है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा PET। इसमें देखो पुरुषों के लिए इसमें आपको 35 किलो का वजन उठाकर 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में। 35 किलो का वजन उठाकर आपको 100 मीटर दौड़ाएंगे, जो कि आपको 2 मिनट में पूरी करनी होगी। पुरुषों के लिए 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। फिर आता है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए 20 किलो वजन आपको देखने को मिलता है। 20 किलो वजन आपको उठाकर 100 मीटर दौड़ना होगा। उसमें आपको वही 2 मिनट देखने को मिलती है जो कि पुरुषों के लिए 35 किलो था, आपको 20 किलो, महिलाओं के लिए 20 किलो देखने को मिलता है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पार करनी होती है। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, यानी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आपको केवल क्वालिफाई करनी होती है और इसमें इसके अंक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। ये केवल क्वालिफाई करनी होती है। अगला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, इसमें लिखित परीक्षा और शारीरिक परीक्षा पास करने के बाद ये सबसे अंतिम लास्ट ये स्टेज होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपके जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो होते हैं 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की डिग्री या डिप्लोमा या जाति प्रमाण पत्र आपको ले जाने होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर। आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्र अनिवार्य है, तो ये भी अनिवार्य है। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो कि अभी आपकी जो CPT 1 होती है, जो सबसे पहला स्टेज होता है, उसी में ही ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपनी 10वीं की और 12वीं की मार्कशीट या डिप्लोमा जाति प्रमाण पत्र सब अपनी ये डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाते हैं वहां पर।
तो ऐसा नहीं करना होता, आपको वहाँ पर ओनली अपना आधार कार्ड और एक, यदि आप आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है तो आप 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हो, लेकिन वो भी आपको ओनली कॉपी यानी कि डुप्लीकेट ले जानी है, ओरिजिनल नहीं ले जानी है आपको, ठीक है ना। सभी दस्तावेज नोटिफिकेशन की तारीख से पहले ही मतलब पहले के होने चाहिए। मतलब इसमें यह है कि आप नोटिफिकेशन से पहले ही आपकी यदि कोई मिस्टेक है तो वो पहले ही सही करवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है ना, पूरे जमा करके रखें कि बाद में फिर दौड़ भाग ना करनी पड़े आप। अगला है ये, देखो ये पर्सन मैंने 3 फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये आप कमेंट में बताना। रेलवे परीक्षा में कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है मैंने बताया था, आप बताना। मैंने क्या बताया था, कितनी होती है? क्या मेडिकल फिट होना सभी पदों के लिए अनिवार्य है? क्या हाँ कि ना? पीटी में पुरुषों को कितना वजन उठाना पड़ता है, 35 किलो या 50 किलो, बताना। और महिलाओं के लिए भी बता देना साथ साथ में कि कितना कितना वजन उठाना पड़ता है। अच्छी तैयारी ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। देखो बहुत बढ़िया लाइन लिखी है कि अच्छी तैयारी ही आपको भीड़ से अलग बनाती है, ठीक है। देखो ये प्रो टिप्स आपको दी गई है कि पिछले वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने लगाने हैं ताकि आप भीड़ से अलग दिखो। नियमित मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए रेगुलर। करंट अफेयर्स के लिए रोजाना समाचार पत्र पढ़ो, ठीक है। कमजोर विषयों और कमजोर विषय जो आपके मतलब आप जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो उस पर अधिक ध्यान दें। अनुशासन और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। सुविधा, रेलवे में वेतन और अन्य सुविधा। आपके रेलवे के अंदर आपको 7वें वेतन आयोग के अनुसार, मतलब ये 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको आकर्षक बेसिक पे और भत्ते देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको डियर अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, HRA हाउस रेंट अलाउंस, और एक सेकंड, और आपको ट्रांसपोर्ट भत्ता, मुफ्त मेडिकल सुविधा स्वयं और परिवार के लिए। देखो इसमें कितना बड़ा फायदा है, मेडिकल सुविधा जो कि आपके खुद के और अपने परिवार के लिए आपको देखने को मिलती है। रेलवे पास की सुविधा पूरे भारत में आप मुफ्त यात्रा कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन और पीएफ का भी आपको लाभ लाभ देखने को मिलता है। तो इसमें बहुत ही बढ़िया, मतलब सबसे पहले तो ये देश सेवा का बहुत ही बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। सबसे बढ़िया बात की गवर्नमेंट नौकरी है, और आप इतने इतने देखो बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और ये सारी चीजें आपको हर पोस्ट पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप ग्रुप ए में हो या ग्रुप डी में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ग्रुप ए और ग्रुप डी में जो अंतर होता है ना, वो ओनली मतलब वेतन आयोग के अनुसार जो बेसिक पे वगैरह में ना, उस बेसिक पे में देखने को मिलता है कि ग्रुप डी वाले पोस्ट में जो बेसिक पे अलग होती है, ग्रुप सी में अलग होती है, ग्रुप बी ग्रुप ए में अलग होती है। बाकी सब ये ग्रुप ए को भी मिलेगा, ग्रुप डी वाले को भी मिलेगा, ठीक है। अगला देखो नोटिफिकेशन। देखो नोटिफिकेशन क्या है कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट आरआरबी, जैसे कि rrbajmer.gov.in पर नजर रखें। ऑफिशियल वेबसाइट होती है, और ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप ये देख लेना कि जो लिंक है उसमें आगे आगे देखना आप HTTPS होना चाहिए, एस जरूर होना चाहिए, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यदि एस ना हो तो उस पर आप क्लिक ना करें फालतू में। अगला है रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, आप ये भी पढ़ो, ठीक है। गलत अफवाहों और फर्जी नौकरियों के विज्ञापनों से सावधान रहें। आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर सुरक्षित रखें। हाँ, ये आप जब आप मतलब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपनी फेयर नोटबुक या फिर स्क्रीनशॉट करके आपको रख लेना, ये आगे काम आता है फिर आपके। अगला है आज की चर्चा। तो आज मतलब आज अपने अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें आपकी जो समरी निकली है, आपने क्या क्या देखा है। देखो रेलवे में नौकरी के लिए ग्रुप और योग्यता के अनुसार चयन करें। आरआरबी आरआरसी के भर्ती चरणों जैसे कि सीबीटी पीईटी मेडिकल को समझे। सही सिलेबस और सही रणनीति के साथ पढ़ाई शुरू करें। सफलता कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन का संगम है। अगला है क्वेश्चन आंसर। देखो क्या आपके मन में रेलवे भर्ती को लेकर कोई शंका है? क्या आपके मन में रेलवे भर्ती को लेकर कोई शंका है? हमें कमेंट में पूछे, हम आपको जवाब देंगे। क्या आप आयु सीमा या मेडिकल के बारे में और जानना चाहते हैं? देखो वैसे तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन आप फिर भी जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। परीक्षा के सिलेबस को लेकर कोई उलझन, हमसे जुड़े। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और यदि आप आगे भी हमारी वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। कृपया हाथ उठाएं और पर्सन पूछें। आपको शुभकामनाएं। अपनी जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप लगो, हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपको। सो वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।